नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के टॉपिक पर। और ये आईएएस के अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो जीएस पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी वाला सेक्शन है उससे रिलेट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस पेपर 2 है उसमें भी भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेट करके हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन, उससे रिलेट करके भी हम इस टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 4 में जो एक प्रकार से एथिकल हो सकते हैं या हम मानव को कैसे एथिकल बनाएं, मोरल बनाएं, तो उससे रिलेटेड हम शिक्षा की उपयोगिता के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एसए में भी शिक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं जिसको हम कोटेशन के रूप में या कुछ तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें पहला बात लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला का एक कोटेशन है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा अज्ञानता, गरीबी, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि हमारे पास शिक्षा रहेगी तभी हम अज्ञानता को समाप्त कर सकते हैं। और जब अज्ञानता रहती है तभी बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ समाज में फैलती हैं, जिससे कई प्रकार के मॉब लिंचिंग और दुर्भावनाएं, विद्वेष विभिन्न धर्मों के मध्य, विभिन्न जातियों के मध्य फैलते हैं। तो जब शिक्षा का माहौल होता है तो इस प्रकार की दुर्भावनाएं धीरे धीरे मिटती जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसके पास बहुत सारे अवसर आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर के आते हैं। अगर व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित नहीं है या उपयुक्त रूप से शिक्षित नहीं है तो वो कह लें उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं, जिससे वो किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं जा पाया तो समझ लीजिए फिर उसका जीवन गरीबी के दुष्चक्र में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्करण वाली भावना भी आ जाती है यदि शिक्षित समाज ना हो तो ये सभी बंधन से मुक्ति पाने के लिए नेल्सन मंडेला जी ने सुझाया है कि शिक्षा एक बहुत ही कारगर हथियार है, बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में विकिपीडिया पेज पर आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम नेल्सन रोलीहिला मंडेला था और इनका जन्म 1918 में हुआ था और मृत्यु 2013 में। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। अश्वेत थे यानी कि काले थे। ये राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोतो व सिजवे के अध्यक्ष रहे। तो रंग भेद के विरोध इन्होंने बहुत तगड़ा वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है यहाँ पर। राष्ट्रीयता इनकी दक्षिण अफ्रीका है। नेल्सन मंडेला कहाँ के निवासी थे? तो दक्षिण अफ्रीका के। ये शैक्षणिक संबद्धता इनकी बहुत सारी है यहाँ पर। धर्म इनका ईसाई है। तो ये सब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। आज जब हम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे दुनिया भर से जो SDG 4 हम बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जैसे आपको पता होगा कि SDG की संख्या 17 है, जिसमें से चौथा वाला जो गोल है वो शिक्षा से संबंधित है। यानी हम सार्वभौमिक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे और दुनिया भर के सभी बच्चों को शिक्षा हम प्रदान करवाएंगे, प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर में अगर देखा जाए तो 6 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, जिसको आउट ऑफ स्कूल बोला जाता है। और 10 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या इंडिया में हम देख सकते हैं। तो इंडिया में किस प्रकार से एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए शिक्षा का जो केरल मॉडल है उसके बारे में थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं।
केरल में 1991 में ही 1991 में ही जब उदारीकरण, निजीकरण और सार्वभौमिकरण या कहें कि भूमंडलीकरण का दौर आया था, तो उसी समय में ही शिक्षा के क्षेत्र में केरल ने जो है पूर्ण रूप से साक्षरता अपने आप को घोषित कर दिया था। यानी कि संपूर्ण लिटरेसी, हम कह रहे हैं होल लिटरेसी, अपने आप को घोषित कर दिया था। वर्तमान में भी देखें तो 90% से ज़्यादा वहाँ पे लिटरेसी रेट है और महिलाओं की स्थिति भी लिटरेचर में या पढ़ाई लिखाई में अच्छा माना जाता है पूरे इंडिया में। इसका एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है 1817 में रानी गौरी पार्वती बाई का एक शाही निर्देश आया था। रानी गौरी पार्वती बाई का एक शाही निर्देश, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो राज्य यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये प्राइवेट हाथ या इस प्रकार से इसको छुट्टा नहीं होना चाहिए। राज्य इसकी निगरानी करे, देखभाल करे और जहाँ तक व्यवस्था हो सके वो सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक एजुकेशन दिलवाने का प्रयास करवाए। और ये तभी हो सकता है जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तभी ये काम किया जा सकता है। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के, पॉलिटिकल विल के ये काम नहीं किया जा सकता है। तो ये रानी गौरी पार्वती बाई का शाही निर्देश 1817 में कुछ बातें कही गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अगर हम दृष्टिपात करें तो भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जब श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे, जिनका कार्यकाल की अवधि 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक था, यानी कि 10 सालों तक ये उपराष्ट्रपति रहे थे भारत के। तो उसी समय 17 जून 2017 को नई दिल्ली में क्वीन ऑफ त्रावणकोर के रॉयल एडिक्ट की 2 शताब्दी हुई थी, यानी 200 साल पूरे हुए थे। तो उसमें ये बहुत ही सुंदर लेख पढ़ने को मिला, जिसके बारे में आपको भी ज़रूर दृष्टिपात करना ही चाहिए। इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिल सकती हैं कि गौरी पार्वती जी जो थी उनका क्या मॉडल था शिक्षा के लिए। तो ये लाल लाल में लिखा हुआ है कि 17 जून 2017 को नई दिल्ली में क्वीन ऑफ त्रावणकोर के रॉयल एडिक्ट के 2 शताब्दी के अवसर पर समावेशी गुणवत्ता युक्त शिक्षा संबंधित सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के माननीय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का अभिभाषण था। तो अभिभाषण में उन्होंने क्या कहा था कि अब यह निर्विवाद है कि शिक्षा किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी क्षेत्रों में सतत विकास की नींव है। देखिए, यदि हम शिक्षित नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि पर्यावरण संबंधी कोई भी अगर बात होती है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा एक कह लें कि अपनी भावनाएं या अपनी जो संवेदनशीलता है वो नहीं दिखाते हैं। हमें लगता है कि पर्यावरण जो है वो कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर हमें विचार करना चाहिए कि पर्यावरण में उपस्थित कोई भी संसाधन है तो वो ऐसा नहीं है कि कभी नष्ट नहीं होगा, वो नष्ट हो सकता है, धीरे धीरे कम हो सकता है। तो उस पर उसकी सुरक्षा करना हमारी एक दायित्व है। महात्मा गांधी जी ने एक बार पानी से संबंधित बात कही थी कि कहीं पर वो गंगा नदी के किनारे थे तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीना है। तो गंगा नदी के पास गए, उसमें से आधी गिलास पानी निकाले और पी लिए। तो उनके साथ में खड़ा एक व्यक्ति कहा कि आप आधे गिलास पानी पिए, आप पूरा भल्ली होते, आराम से पीते, काहे परेशान हो रहे हो उतना। तो गांधी जी ने कहा कि पर्यावरण जो है, हमें प्रकृति जो है वो हमें पेट भरने के लिए बहुत सारे संसाधन दे सकती है, लेकिन हमारी जो पेटी है, हमारी जो लालच है, उसको भरने के लिए उसके पास संसाधन की कमी पड़ जाएगी। इसलिए हमें अगर आधी गिलास पानी की जरूरत है तो आधी ही गिलास पी करके काम चला लें। तो इसी प्रकार से अंसारी जी भी कह रहे हैं कि हमें पर्यावरण संबंधी क्षेत्रों में सतत विकास की नींव रख सकते हैं यदि हम शिक्षित होंगे, हम ये सब चीज़ समझेंगे तो। यह एक मर्यादित जीवन के अधिकार और गरीबी तथा असमानताओं को कम करने के लिए व्यक्ति के विकास का प्रमुख तत्व है। तो ये शिक्षा की उपयोगिता बता रहे हैं श्री हामिद अंसारी जी। समान यानी इक्वल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण के क्षेत्रों में विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने का साधन है। यह लोगों को व्यावहारिक एकीकरण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है और उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, नवोन्मेषण यानी कि हम कह लें कि इनोवेशन टाइप का, और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। अभी वर्तमान समय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लघु उद्योग, मध्यम जो एमएसएमई टाइप के उद्योग होते हैं उसके लिए बहुत सारे काम करने का प्रयास कर रही हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। तो ये उद्यमिता कैसे बढ़ावा मिल सकेगा जब बहुत सारे लोग स्किल रहेंगे। भारत में कह लें कि 25,000 के आसपास जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं वो हैं,
जैसे कि पॉलिटेक्निक, ITIs ये सब हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इनकी संख्या को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अगर हम साउथ कोरिया से अपने को थोड़ा-सा कंपेयर करें तो वहाँ पर 1 लाख के आसपास इसी प्रकार के केंद्र हैं, जबकि अगर चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ पर 5 लाख के आसपास केंद्र हैं, जबकि भारत में केवल 25,000 केंद्र हैं। तो इतने बड़े देश के लिए उद्यमिता को यदि सचमुच बढ़ावा देना है तो इन प्रकार ये जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, इन सबको थोड़ी संख्या इनकी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा और उद्यमिता का एक माहौल विकसित करना पड़ेगा। नवोन्मेषण के लिए भी हाँ, जैसे कि अपने देश का एक कुछ कह लें कि चैनल टाइप का यूट्यूब चैनल कह लें, इस यूट्यूब हो, भारत का अपना गूगल हो, तो इस प्रकार क्षेत्र में नवोन्मेषण अगर किया जाए तो ये भारत की आर्थिकी के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। जैसे कि वर्तमान में देखें तो व्हाट्सएप के एक विकल्प के रूप में संदेश ऐप को देखा जा रहा है। इसके अलावा ट्विटर के एवज में हम अन्य प्रकार के जो कू ऐप है उसको देख रहे हैं। तो ये नवोन्मेषण है, तो इन सब में हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा आजीविका के लिए कौशल के विकास करने से अधिक है। शिक्षा आजीविका के लिए कौशल के विकास करने से अधिक है। यह सोच विचार करने की क्षमता का सृजन करती है और राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस की अनिवार्य शर्त है। तो सोशल जस्टिस तभी आ सकती है जब लोग शिक्षित होंगे। जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो सामाजिक न्याय की भावना नहीं आ पाएगी। अभी एक डिबेट और कोर्ट्स में ये चल रही है कि जो उनके निर्णय होते हैं तो वो उनकी भाषा में हो ताकि उनको समझ में आए कि उनको कौन सी सज़ा दी जा रही है। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के किसी उच्च न्यायालय की एक कह लें कि निर्णय पर अपनी टिप्पणी दी थी कि आपने क्या निर्णय दिया है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बाम लगा करके ये समझना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को बाम लगा कर के हाई कोर्ट के निर्णय को समझना पड़ रहा है तो आम जनमानस को कैसे समझ में आएगा, ये समझना चाहिए। तो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी है कि कोर्ट्स में भी जो भाषा है उस पर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। तो इस कारण से और इतिहास के विभिन्न चरणों में शिक्षा तक पहुंच सामाजिक और इसलिए शासकों और तानाशाहों के हाथों में राजनीतिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली साधन भी था। तो ये अंसारी जी के भाषण का पहला तत्व था। दूसरा तत्व है कि हमारे अपने देश के इतिहास में केरल एक मिसाल रहा है। शिक्षा ने केरल के जातिवाद से ग्रस्त समाज से हमारे एक अधिक समतावादी राज्यों में परिवर्तित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जातिवाद अगर देखा जाए, कास्टिज़्म, ये अभी भी हमारे भारत में एग्जिस्ट करती है और बहुत ही कह लें निचले स्तर पर हमें ये दिखाई देती है। तो जातिवाद को नष्ट करना है अगर इसको, जातिवाद को, कास्टिज़्म को, तो इसके लिए भी शिक्षा का प्रसार और नैतिक शिक्षा का प्रसार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यह पहल 2 सदी पूर्व की गई थी 1817 में, आपको पता है, और वह इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि भी है। इसके परिणाम स्वरूप और इस समय के दौरान इस राज्य में साक्षरता की दर 19वीं सदी की शुरुआत से ऐतिहासिक रूप से अधिक रही है। इससे शिक्षा के लिए सर्वसाधारण एकजुट होने का मार्ग प्रशस्त हुआ और एक सक्रिय नागरिक वर्ग का सृजन हुआ जो आधुनिक केरल का निर्धारक पालू है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रचनात्मकता और संघर्षशील बुनियाद कहा है। तो अगर हमारी पृष्ठभूमि अगर अच्छी नहीं भी है तो हम अपने इतिहास से समझ सकते हैं कि अगर राज्य का दायित्व वो अपने आप ऊपर ले ले तो हम इसमें बढ़ सकते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 200 साल पहले त्रावणकोर की रानी गौरी पार्वती बाई ने एक शाही उद्घोषणा जारी की जिसमें कहा गया कि राज्य को अपने लोगों की शिक्षा की संपूर्ण लागत का वहन करना चाहिए, संपूर्ण लागत का वहन करना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच ज्ञानोदय के विस्तार में कोई पिछड़ापन ना हो। तो इस शाही आदेश में ये बात कही गई थी जिससे हम सीख ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कहा था कि कोई ऐसी सरकार जिसे शिक्षित लोगों के साथ कार्य करना होता है वह उस सरकार से काफ़ी अधिक मजबूत होती है जिसे अशिक्षित और अव्यवस्थित जनता को नियंत्रित करना होता है। इसलिए शिक्षा 2 प्रकार से लाभकारी है। यह शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले दोनों को लाभान्वित करती है। तो कितनी बड़ी बात है इसमें। इसको फिर से अगर समझें हम तो यदि कोई सरकार जिसे शिक्षित लोगों के साथ कार्य करना होता है वह उस सरकार से काफ़ी अधिक मजबूत होती है जिसे अशिक्षित और अव्यवस्थित जनता को नियंत्रित करना होता है। यानी कि अगर भारत सरकार को सचमुच आगे बढ़ना है तो जो अज्ञानता है, जो अशिक्षा है, उसको दूर करेंगे तभी हम जनता से मिल सकेंगे और जनता हमारी यानी कि सरकार की भावनाओं को समझ सकेगी। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें आप देख सकते हैं
इन्हीं नीतिगत कदमों ने केरल को 1991 में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये है केरल का मॉडल। कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं कि भारत सरकार के आंकड़े दर्शाते हैं कि केरल 4.9% की दर से आबादी की दशकीय वृद्धि और 1084 के लिंगानुपात के साथ, यानी लिंगानुपात भी वहाँ पे बहुत अच्छा है, 1084 सर्वाधिक कार्यक्षम राज्य है। अर्थात भारतीय राज्यों में इसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। भारत की 40 की औसत शिशु मृत्यु दर की तुलना में केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम 12 है। तो शिशु मृत्यु दर वहाँ पर 12 है, जबकि भारत की शिशु मृत्यु दर 40 है। भारत की औसत जन्म दर जो है 21.4 की तुलना में केरल में यह कम है, यानी 14.7 है। तो इन आंकड़ों का मूल कारण उच्च साक्षरता स्तर है, यानी कि हमें निम्न मृत्यु दर और को कंट्रोल करना है, यानी मृत्यु दर को कंट्रोल करना है, जन्म दर को कंट्रोल करना है, तो हमें शिक्षित समाज बनाना पड़ेगा, जैसे कि केरल में हुआ है, जो कि हमारे आंकड़े से भी इसमें कहने की जानकारी मिलती है। उच्च साक्षरता से अन्य अपेक्षाकृत नए सामाजिक आर्थिक मानदंड की प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए केरल में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का प्रतिशत 58% के राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में 74% था। इसी प्रकार, और जब लोग जाकर के बैंक में खाता खुलवाएंगे, थोड़ा बैंकिंग से जुड़ेंगे, तो कहें कि एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस आती है, यानी कि हम कह लें कि मुद्रा के क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में थोड़ी सी समावेशिता आती है। तो ये कैसे होगा? जब लोग शिक्षित होंगे। इसी प्रकार केरल में शौचालय युक्त घरों, यानी कि घर में शौचालय बने हुए हैं, जिसे केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुरजोर ढंग से बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और वहाँ पे उसका प्रतिशत देखा जाए तो 46% के कुल औसत की तुलना में वहाँ पर 95% था। पूरे देश में देखा 46% है इन 2017 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो, जबकि केरल में 95% था। तो ये कितनी बड़ी बात है। जब स्वच्छता होगा तभी सेहत अच्छा होगा, तभी पढ़ाई लिखाई में और महिलाओं की जो इज्जत है, उनकी सिक्योरिटी है, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं कि वर्ष 2010 के अंत तक जहां समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विस्तार हुआ, वहीं केरल की प्रति व्यक्ति आय भारतीय औसत से 34% अधिक थी। 34%, 34% पर कैपिटा इनकम केरल में अधिक थी 2010 में। तो इधर बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन रीड इट। तो ये हामिद अंसारी जी का भाषण था, जिसके कुछ शब्द हमने आपको पढ़ करके बताने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए, अंधविश्वास लिखो, शिक्षा को अधिक सुगम बनाने में राज्य का हस्तक्षेप। केरल में पिछड़ेपन, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और जातिवाद के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को उन्मुक्त करने में अग्रदूत बना। श्री नारायण गुरु, द नायर सर्विस सोसाइटी, द मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी और ईसाई मिशनरियों जैसे सुधारकों के प्रयासों के कारण शिक्षा ने एक सामाजिक आंदोलन का रूप लिया। तो ये बहुत सारे इनपुट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केरल सरकार ने एक अथुल्यम नाम की योजना चलाई थी 2014 में। अथुल्यम में क्या बात थी? दो मुख्य पॉइंट थे इसमें। एक तो सर्वेक्षण किया जाएगा कि केरल में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ दिए थे। सर्वेक्षण कर लेने के बाद क्या होगा कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप पढ़ाई करें, और बहुत सारे लोग जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए थे उनको कुछ प्रकार का कहने की ट्रेनिंग टाइप का दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया। और ट्रेनिंग, जब वो इस प्रकार की ट्रेनिंग पास कर लेते तो उनकी 4th क्लास की डिग्री मान ली जाती कि इन्होंने 4th क्लास पास कर लिया है। तो इस प्रकार से लोगों को पढ़ाई क्षेत्र में इंक्लूसिवनेस लाने का प्रयास किया गया। लेकिन शिक्षा के सार्वभौमिकरण में चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियों को थोड़ा सा देख लें कि संविधान, पहली बात तो संविधान क्या कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। चाहे हम आर्टिकल 21 ए देखें तो उसमें भी हमें निःशुल्क शिक्षा या शिक्षा का अधिकार की बात कही जाती है। मौलिक कर्तव्य देखें, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ देखें, मौलिक कर्तव्य, तो उसमें भी ये बातें मिलती हैं। मौलिक अधिकार में भी, फंडामेंटल राइट्स में भी हमें ये बातें देखने को मिलती हैं। तो और इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य की नीति निदेशक तत्वों में भी जानकारी मिलती हैं। इसी एवज में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लेकर के आया था। लेकिन इसके बाद भी भारत में चुनौतियां हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी भारत में आया 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में कुछ जानकारी ले लें। जैसे कि भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है।
इसे 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। यानी कि शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां अमेंडमेंट किया गया। 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड ऑन टू 2 दिसंबर 2002, जिसके तहत आर्टिकल 21 में एक क्लॉज जोड़ करके एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटी एक्ट बनाया गया था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत कर दिया गया था। तो ये डाटा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के लिए था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 6 से 14 साल तक ही क्यों था, क्या इसके ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता था? तो इसका आंसर हम बता सकते हैं कि भारत में जिस प्रकार से संसाधनों की उपलब्धता थी उसके अनुसार इतने आयु वर्ष के लिए ही पहले किया गया। हालांकि इसको संसाधनों की उपलब्धता और रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आगे बढ़ाया ही जाना चाहिए, ऐसे हम सुझाव दे सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है, इसको भी देख लें थोड़ा सा कि इसके दिशा निर्देश के संबंध में अधिकांश माता पिता को जानकारी न होने के कारण वे अपने बच्चों के लिए अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं खुद ही इस बात की परवाह नहीं करते हैं, कह लें कि लापरवाह होते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद ही नहीं भेजना चाहते हैं। इसके अलावा अनेक विद्यालय मानते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के परिणाम का स्तर गिर जाएगा, अतः वे इन बच्चों के प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं। खास करके अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो ऐसा देखा जाता है कि यदि पेरेंट्स या उनकी बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर नहीं है तो उनको लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उससे उनकी स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। ऐसे ही सरकारी विद्यालय में भी ऐसा हो सकता है कि वो बैकग्राउंड को चेक करें और जब स्थिति ठीक ना हो तो उनको दाखिला न दें, तो इससे हतोत्साहन थोड़ा सा हो सकता है। तो ये विद्यालय को अपने स्तर पर चेक करना चाहिए और जो एसडीएम हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, उनको भी बीच बीच में निगरानी करनी चाहिए। सरकारी स्कूलों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करते, अतः स्कूल प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है। तो कुछ यहाँ पे चुनौतियाँ हैं, उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। भारत ने इंचियोन डिक्लेरेशन किया था, इंचियोन डिक्लेरेशन, जिसमें बात कही गई थी कि हम सार्वभौमिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में भी ये बात कही गई है कि लोगों को प्राइमरी एजुकेशन प्रदान किया जाएगा। लेकिन भारत अपने जीडीपी का पर्याप्त हिस्सा भी एजुकेशन पर नहीं खर्च कर पाता है और इसमें सुझाव दिया जाता है कि 4.5% जैसे इंचियोन डिक्लेरेशन में ये रिकमेंडेशन था कि जीडीपी का 4.6% जो है एजुकेशन पर खर्च किया जाए। तो इस बात पे हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि अपने जो खर्चे हैं इसको बढ़ाया जाए थोड़ा सा। इसके अलावा चुनौतियाँ और हम देख सकते हैं कि डाटा की कमी है। अभी एजुकेशन है जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग रहा है, तो डाटा की उपलब्धता भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है, तो उनकी इनकम जब बढ़ेगी तो डाटा वो ख़रीद पाएंगे। तो इसके अलावा लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल हो गए, स्मार्टफ़ोन हो गए, इसकी भी कमी है। ऐसा कहने की बहुत सारे आंकड़े भी हमें बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के जो कह लें कि फैसिलिटीज़ हैं उसकी बहुत ज़्यादा हमें कमी दिखाई देती है। स्कूलों में क्वालिटी की भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि टीचर्स जैसे अपसेंट हो गए या कहीं चले गए तो झूठे ही अपना प्रेजेंट उसमें लगा दिए, तो इस प्रकार की थोड़ी सी लापरवाही हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पेरेंट्स की अवेयरनेस में भी कमी है। करप्शन बहुत ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में भी कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में ही देखा जाए तो 2020 में बहुत सारी भर्तियाँ आई थी शिक्षकों की, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार के कुछ गहरे मामले दिखाई दिए थे। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय में पहले हम ये देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी हम फोकस करें। जब उनका हेल्थ सही रहेगा तो उनकी पढ़ाई में मन लगेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए एमडीएम जो स्कीम है, मिड डे मील स्कीम को ठीक प्रकार से अप्लाई किया जाए, उसकी गुणवत्ता सही प्रकार से बनाई जाए और भोजन स्वादिष्ट हो और भोजन में न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सभी उसमें उपलब्ध हों, ताकि कुपोषण की समस्या से भी निपटारा मिले और बहुत सारे बच्चे स्कूल में आकर के पढ़ाई भी कर सकें। और एमडीएम
जब देखेंगे कि भोजन मिल रहा है तो हो सकता है कि वो विद्यालय में ज़्यादा मात्रा में उनकी नामांकन दर बढ़े। इसके अलावा जो बहुत सारे स्टेशनरी वाली चीज़ें हैं, ड्रेस हैं, उसको उनको उपलब्ध करवाया जाए। फंडिंग जो है भारत सरकार या जो राज्य सरकारें हैं वो उपलब्ध करवाएँ। और रख रखाव के लिए भी कुछ इंतजाम कर सकती हैं कि स्कूल में तोड़ फोड़ या इस प्रकार की चीज़ें ना हों, उसकी सुरक्षा हो सके, बच्चों की सुरक्षा हो सके, लड़कियों की सुरक्षा हो सके, और टॉयलेट्स वगैरह बने रहें, तो जिससे नामांकन दर में बढ़ोतरी की जा सकती है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम ये कहें कि अगर देश का आर्थिक विकास बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना है और अवसर की समानता लाना है, तो ज़रूरी है कि एजुकेशन को मुख्य प्रायोरिटी में रखा जाए और हेल्थ को भी मुख्य प्रायोरिटी में रखा जाए। तो ये निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ में और अच्छी लगी होगी। इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।